गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी आप स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से ईमानदारी पूर्वक व्यस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज फिर से प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। बहुत सारे विद्यार्थी एक दो दिन गैपिंग हो गया था, बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर छोड़ तो नहीं दीजिएगा। नहीं, जो भी स्टार्ट किया हूं उसे समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सफलता स्टार्ट करने में नहीं है, उसको समाप्त करने में। तो मैं पूरी तरीके से अब बहुत जल्द ही समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आएगा। यदि कोई परेशानी तो आप कमेंट करिए। और जो विद्यार्थी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, एकदम फर्स्ट से ही देखना शुरू कर दीजिए। और आपको पता होगा कि ये तो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 2700 प्लस पूरी तरीका से समाप्त कर दिया। सबसे मजेदार क्वेश्चन तो इसी में है, उसका पूरा का पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएगा, आप जरूर से जरूर देखिए। एक और नया खुशखबरी आप सभी के लिए, मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है वो हमारे साथ साझा करिए। मैं उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूंगा, पिक्चर के माध्यम से या जैसे भी कमेंट के माध्यम से। तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जरूर जुड़िए और बेस्ट पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़े हुए तो ठीक है, नहीं तो आप जरूर से जरूर जुड़िए। आइए शुरू करते हैं। आज का क्लास 1100 तक पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, 1101 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1100, क्वेश्चन ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले तो वही मजेदार क्वेश्चन कि विचरण गुणांक क्या है, और जब जब विचरण गुणांक, माद, माध्यिका, मानक, विचलन आया है तब तब मैं बोला हूं कि हमारे प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक्स पूरा देख लीजिए, पूरा बेहतर ढंग से पढ़ाया हो, सब अलग अलग, क्योंकि आपको एनटीपीसी में तो एक क्वेश्चन निश्चित पूछेगा। तो आपको कितना बार बता चुके हैं कि विचरण गुणांक हमेशा जो होता है, विचरण गुणांक हमेशा जो होता है वो प्रतिशत के रूप में होता है और वो माध्य की तुलना में है। यानी विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। तो देख लीजिए माध्य कितना है 10, मानक विचलन है 5 गुना 100, काट दो 5 दूनी 10 और 50 दूनी 100। यानी यहाँ पर जो विचलन गुणांक होगा वो होगा 50%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से बस फटाफट मजेदारी से सब समझ में आएगा। दो संख्याओं का HCF 23, उनका LCM 1035 है, उनमें से एक 207 है तो दूसरी x है, तो x बटा 23 ज्ञात करें। आपको कितना बार बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, हर सेट में क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली गुना दूसरी बराबर होता है LCM गुना HCF। दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहली संख्या 207 है, दूसरी संख्या x है, बराबर LCM 1035 है और HCF 23 है। क्लियर है। 207 से यदि काटिएगा 2 5 10, 1000 और 7 5 35, 5 बार में कट गया। x बराबर हो गया 23 5 115, 115। यदि x का मान पूछता तो हम लोग का हो जाता आंसर 115, लेकिन हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि x बटा 23 का मान क्या होगा। तो x का मान 115 बटा 23, 23 5 115, यानी हम लोग का आंसर हो गया x बटा 23 का मान 5, क्योंकि x नहीं निकालना, x बटा 23 याद करना है और 5 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1103, सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है, हम लोग से पीछे भी बनाए थे, x क्यू प्लस 1 बटा x क्यू बटा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले x प्लस 1 बाई x का मान निकालते हैं। 4x को उधर भेजेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x, क्योंकि माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, x से भाग दे देंगे तो x, यहाँ पर बचेगा 1 बटा x, अब बराबर यहाँ x खत्म 4। इसका मान इसलिए निकाले क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, फिर से याद दिला देता हूँ कि क्यूब निकालना है तो एक बार क्यूब करिए, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर, यानी डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। x प्लस 1 बाई x का मान a, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर का मान a स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर करके 2 घटाइए, और x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब का मान आपको याद होगा a क्यूब माइनस 3 है, यही बात है। तो यहाँ देख लीजिए ऊपर में a क्यूब माइनस 3 लग जाएगा, जहाँ a का काम 4 करेगा, क्योंकि x प्लस 1 बाई x 4 है।
तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। यहाँ यह स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो ऊपर 4 के क्यूब 64, 64 में से 4 दिया 12 घटेगा तो 52, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटेगा तो 14, काटेंगे 7 दूनी 14, 26 दूनी 52। हम लोग का आंसर जो आएगा वो आएगा 26/7। आप मिला सकते हैं कि इसका मान जो है 26/7 और 26/7 आपका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1104 पढ़िए। 1104 तो बता ही दिए आपको, सॉरी 1104 बता दिए थे, 3 नहीं बताए थे, तो 1103 आप यहां पे देख लो। 1103, सुनीला और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले तो सुनीला और शीला के आयु में जो अंतर है वो 12 वर्ष का है। पहले ये समझिए, ये दिया हुआ है 12 वर्ष का अंतर। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो मान लीजिए ना कि यही बड़ी और यही छोटी थी। बड़ी की आयु छोटी से 4 गुनी, तो छोटी को 1 मानेंगे, बड़ी को 4, बड़ी की आयु छोटी से 4 गुनी। अब कह रहा है कि बड़ी की आयु छोटी से 4 गुनी तो वर्तमान में आयु क्या होगा। अच्छा ये बताइए, सुनीला और शीला की आयु में अंतर है 12 वर्ष वर्तमान में। आई जो रेशियो है 9 वर्ष पहले का है। एज का नियम कहता है कि अंतर यदि 12 वर्ष का एक बार हो गया तो 9 वर्ष पहले जाइए, चाहे 50 वर्ष पहले चल जाइए, अंतर हमेशा सेम रहता है। आपसे कोई 5 साल बड़ा है तो हमेशा 5 साल बड़ा रहेगा, या छोटा है तो छोटा। तो यहाँ अंतर 12 वर्ष का है, तो 9 साल पहले भी अंतर 12 का। यहाँ अंतर कितना का? 3 का। पूछ कह रहा है उनकी, मतलब दोनों की वर्तमान आयु, तो इसका 4 से इसका 1 से पहले निकाल लेते हैं। 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 इकाई 4, तो एक 16 वर्ष का, एक 4 वर्ष का। लेकिन ये जो प्राप्त हुआ 9 वर्ष पहले का, क्योंकि जिस समय का रेशियो रहता है उसी समय का निश्चित राशि होता है। तो वर्तमान निकालना है तो 9 इसमें भी जोड़िए, 9 इसमें भी जोड़िए, यानी हो जाएगा 16 9 25 वर्ष और 9 4 13 वर्ष, यानी छोटी वाला का 13 वर्ष, बड़ी वाला का 25 वर्ष। तो 13 वर्ष 25 वर्ष देख लीजिए, ऑप्शन मिल रहा 13 वर्ष 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दर्शा रहा। तो ये 3 क्वेश्चन था, गलती से मैंने पहले 4 बता दिया था, तो 3 भी आपका क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी 13 वर्ष और 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 5 देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। 3-4 बार आप इसको देखने का प्रयास करिएगा, और बनाने का भी बहुत सारे विद्यार्थी अटके थे। आप पीछे देखिए तो XY मान के बनाए। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ हॉट ट्रिक में। मैं एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगनी कर देता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो मैं ना यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। पहली बार में क्रय मूल्य 1 विक्रय मूल्य 2 मानता हूँ। अब क्रय मूल्य तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 1। अब क्रय मूल्य तो वही रहने देता, विक्रय मूल्य को दुगना, तो 2 के दुगना 4, तो लाभ हो गया यहाँ पर 3। देखिए ना, क्रय मूल्य 1 विक्रय मूल्य 4, लाभ 3। लेकिन बोल रहा है लाभ 4 गुना हो जाता, जबकि यहाँ तो 3 गुना हो, मतलब 1 और 2 लेने से संभव नहीं हो पाया। तो हम 2 और 3 लेके देख लेते हैं। यदि हम 2 लेते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 3, तो लाभ 1, कोई डाउट नहीं। अब क्रय मूल्य तो वही रहता है, सिर्फ विक्रय मूल्य को दुगना किया। देखिए ना, कह रहा विक्रय मूल्य को दुगना, तो दुगना करेंगे तो 3 के दुगना कितना हो जाएगा? 6। तो कहता है कि 4 गुना हो जाता है, सही में 4 गुना हो रहा है। देखिए 2 क्रय मूल्य है और 6 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा? 4। देखिए 4 गुना हो गया, यानी आपने विक्रय मूल्य को दुगना किया तो लाभ कई गुना हो गया? 4 गुना। ऐसा कब हुआ? जब क्रय मूल्य 2 और विक्रय मूल्य 3 लिए तब, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया 2:3। नहीं होता तो आगे लेके चेक करते। अब 2:3 हो गया, तो हम सभी जान रहे हैं लाभ कितना हो गया? लाभ 1 बटा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटा क्रय मूल्य 2 और गुना 100, कै परसेंट? 50%। यानी ऐसा स्थिति में 50% लाभ संभव है। क्लियर, समझ में आया? इस प्रकार से यदि हम बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। 1-2 बार आप करके देख लीजिए, नहीं तो फंस जाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी। हम लोग का आंसर है 50%, क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1106 जरा देखिए, मजेदार। रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी। 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% बढ़ गया। 3 मालिक, मतलब पहला बेचा, फिर दूसरा बेचा, फिर तीसरा बेचा, तो सभी कुछ ना कुछ मुनाफा कमाया होगा, लाभ कमाया होगा, तो 50% बढ़ जाता है। यदि पहले और दूसरे मालिक को 10% 30% लाभ हो तो तीसरे को। तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा
पहला को 10% लाभ हुआ है, दूसरा को 30% लाभ हुआ है, चौथा को कितना मान लिया जाए x% लाभ हो, तो टोटल लाभ 50% है। ऐसे ऐसे निकालना ज्यादा आसान होगा। कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है। मान लीजिए उसका मूल्य 100 रुपया था, पहला 10% लाभ पर 110/100, उसके बाद में दूसरा को 30% लाभ पर 130/100, और तीसरा को x% लाभ पर 100 प्लस x/100, तब जाके उसके कीमत में 50% वृद्धि हो गया। वृद्धि का मतलब हो गया 150, क्योंकि पहले से 100 था, आप पूरे के मूल्य में 50% बढ़ गया तो 150 हो। अब क्या काट दो, 100 कैंसिल, 1 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और क्या काटते कर सकते हैं हम लोग, तिरछा गुना कर देंगे, तो यहाँ 11 गुना 13, 11 गुना 13 करेंगे तो 143 गुना 100 प्लस x/100 बराबर 150। तो कोई उपाय नहीं है इसका, तो सिर्फ एक ही उपाय है कि ये जो आ जाएगा हम लोग का, ये पॉइंट में आ जाएगा कुछ, तो ऐसा करते हैं कि उधर गुना हो जाएगा 100 प्लस x बराबर हो जाएगा 15,000, और ये बटा में हो जाएगा 143। अब 100 ये पहले भाग देंगे, उसके बाद 100 उधर जाके घट जाएगा, तो 143 से भाग दीजिए। 150 में 143 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक बार लगेगा, बच गया 7, 7 पर 0, तो 0 बार लगेगा, 7 पर 0 70 होगा ना, तो 0 बार लगेगा, फिर 700 हो जाएगा। तो 1 से कई बार पढ़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 5 बार में भी ज्यादा हो जाएगा 700 से, 5 बार में भी, मतलब 5 बार में कम ही होगा, 5 बार लग जाएगा आराम से। 5 105, 6 बार, 6 तो नहीं लगेगा, 6 बार में नहीं, 6 चौका 24, 5 बार लग जाएगा, 5 बार 750 लेकिन हो जाता है, तो 4 बार ही लगेगा, 4 दशमलव समथिंग, और 4 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन है आपका। तो देखिए 100 उधर जाके घटेगा तो x बराबर हो जाएगा 4.9%। ऐसे क्लियर हो गया। या तो हम लोग पहले ये दोनों का निकाल सकते हैं, फिर इसको इससे लेके बराबर 50 लेके चलेंगे तो भी आंसर हम लोग का आएगा, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लेती है। तो हम लोग का हो गया 4.9%, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1107 तो आप खुद ही बना लोगे। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 2:3, जैसे ही ये पढ़े माइंड में क्लिक कर गया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन आगे पढ़ लीजिए इसका इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात करें। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े प्लस सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात करें, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे बड़ा 7, सबसे छोटा 2, और फिर सबसे छोटा अकेले 2, यानी बड़ा और छोटा मिला के 9 और सबसे छोटा 2। यही हम लोग का रेशियो पूछ रहा है, इसमें एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो 9:2 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1108, मूलधन की गणना करें यदि धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 बरस में 1200 और 7 बरस में 1500। यदि आपने मेरा एसआई वाला मास्टर वीडियो देखा होगा, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जो भी चैप्टर कमजोर है उसका मास्टर वीडियो मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ, उसको आप देखते जाइए। यार कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए ताकि मैं उसका भी मास्टर वीडियो बना दूं। बहुत सारा बना चुका हूँ, तो एसआई आप देख लीजिएगा, 2 पार्ट्स में बनाया हूँ। ये सारे टाइप अलग अलग किया हुआ है। देखिए मूलधन की गणना करें यदि धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 बरस में 1200 हो जाता है। अब 4 बरस में हो जाता है मतलब मिश्र धन कितना 1200, और 7 बरस में हो जाता है कितना, 7 बरस में मिश्र धन हो जाता है 1500। आप देखें 4 से 7 बरस जाने में 3 वर्ष हुआ, और 3 बरस में 300 बढ़ गया, 1200 से 1500। जो बढ़ता है वो साधारण ब्याज होता है, इसलिए 3 का 300 का 100, यानी 1 वर्ष का ब्याज। स्पेशल कम से कम 6 क्वेश्चन ऐसा बताए होंगे मास्टर वीडियो में। कितना हो गया 100 रुपया। अब हमें तो सिर्फ मूलधन चाहिए, तो इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है कि जरा ध्यान दीजिए, 1 बरस का ब्याज है 100, आई 4 बरस में 1200 हुआ है, तो 4 बरस के मिश्र में 4 बरस का ब्याज घटाइए, या तो 7 बरस के मिश्र में 7 बरस का ब्याज घटाइए, आपकी मर्जी है, आंसर आएगा। तो मूलधन हो जाएगा 1200, 4 बरस का है
तो 1 बरस का 100 है तो 4 बरस का 400, 400 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 में 400 हो जाएगा 800। नीचे वाला में भी 7 बरस का घटाइए, 1500 में 700 घटाइए ना, 800 आएगा। यानी हम लोग का मूलधन हो गया कितना, 800। कितना आसान से बन गया। और इसी प्रकार के आप 5-6 क्वेश्चन देखेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो हो गया हम लोग का आंसर 800 रुपये मूलधन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1109 से 11 जरा देखिएगा। 3 क्वेश्चन 9, 10, 11 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हुए थे। मैं पूरा प्रयास किया हूं कि 100% आपको समझ में आए। तो देख लीजिए, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको डायग्राम तो दिख ही रहा होगा, फिर से देख लीजिए। मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ठीक है। मैच है, जीत है, अनिर्णित मतलब कि ड्रा जिसको बोल सकते हैं, अनिर्णित, अनिर्णित, हार है, गोल किए, आई है गोल खाए। एक्चुअल में यहां पे कह रहा है कि फुटबॉल प्रतियोगिता, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में फुटबॉल के नियम पता होना चाहिए। यदि आप नहीं जान रहे हैं तो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जरा देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इस ग्राफ को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। मैच खेले तो 2-2 सब खेले, चलो ठीक है। इसका मतलब कन्फर्म है, दिल्ली ने मुंबई चेन्नई से खेला, फिर मुंबई ने चेन्नई दिल्ली से खेला, फिर चेन्नई ने दिल्ली, सब एक दूसरे से खेल लिया। जीत वाला खाली है, अनिर्णित दिल्ली के सामने 1 है। उसके बाद आगे कहता है हार, हार भी खाली है, गोल किए तो गोल किए 2 है, 3 है, 7 है, 2, 3, 5, 7, 12 तो निश्चित है। गोल खाए भी 12 ही होगा, क्योंकि कोई कर रहा है तो कोई गोल खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन आ जाइए 1109। सबसे पहले कह रहा है मुंबई टीम कितने मैच हारी, ऑप्शन दिया। अब मुंबई के बारे में आइए, ये है मुंबई, 2 मैच खेली है, अनिर्णित भी नहीं दिया हुआ है। इसने गोल कितना किया है, 3, गोल कितना किया है, 3, और गोल खाए कितना है, 7, 4 गोल तो ही माइनस में चला गया। इसका मतलब निश्चित रूप से ये 1 मैच क्या हुआ है, हार गया, क्योंकि माइनस में है। तो ये तो निश्चित होगा कि 1 मैच हारा है, 1 मैच हार की बात है। तो ये गोल किए हैं 3 और ये गोल किए हैं 2, तो निश्चित है इससे जो मैच हुआ होगा उससे ही निश्चित रूप से क्या हुआ होगा, जीत गया होगा। तो कंफर्म है 1 मैच जीत और 1 मैच हार। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि मुंबई टीम कितने मैच हारी, तो हारी होगी तो 1, जो कि आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। आप ध्यान दीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1110, जरा ध्यान दीजिएगा। चेन्नई ने कितने गोल किए, तो इसका तो सीधे दर्शाया गया है कि चेन्नई ने 7 गोल किए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ग्राफ देख के ही बता देना है चेन्नई ने कितने गोल किए हैं, 7 गोल, जो कि दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1111, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। मुंबई चेन्नई मैच में मुंबई के पक्ष में क्या स्कोर था, तो मुंबई चेन्नई का स्कोर आप कैसे दर्शा सकते हैं, मुंबई चेन्नई, ऐसे ही आप दर्शा सकते हैं, मुंबई चेन्नई, ठीक है ना। यानी कि एक तरीका से आप ऐसे दर्शा सकते हैं कि मुंबई ने कितने गोल किए और कितने गोल खाए। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए, मुंबई ने गोल कितना किए हैं, 3, और यहाँ पे मुंबई ने 3 गोल किए हैं, हालांकि खाए हैं 7, लेकिन मुंबई अब चेन्नई से कितना गोल खाए पता नहीं है। तो 3 ये किए हैं, 3 किए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि इससे दर्शाया जाए दिल्ली से, तो 2 गोल ये किए हैं, तो इससे ही जीता था, तो निश्चित रूप से बचा कितना, 1 गोल, तो 1। अब चेन्नई की तुलना में कह रहा है कि कितना, मतलब कितना गोली खाया होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, यहां कितना है, खाए हैं 7 खाए हैं। और चेन्नई को देखिएगा, जरा ध्यान दीजिए, ये 7 है, तो चेन्नई से दिल्ली की तुलना कर दीजिए तो टोटली 7 गोल किया है, 7 गोल। 7 गोल में इससे तुलना किया जाए दिल्ली से, तो 2 गोल उससे माइनस किया होगा, तो इसका बचा कितना, 5 गोल। यानी कह सकते हैं कि मुंबई का जो स्कोर हो गया वो हो गया 1-5। मुंबई और चेन्नई का स्कोर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1-5। क्लियर है 100%। आप 1-2 बार इसको बना के देख लीजिए, हो सकता है और ऐसा क्वेश्चन एक आधो को मिले, लेकिन भारी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये था। क्लियर है। आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 1112 जरा ध्यान दीजिएगा। एक स्तंभ की छाया, देखिए मजेदार क्वेश्चन है और हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि मास्टर वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस भी उपलब्ध है। एक बार उस वीडियो को देखिएगा तो आप एसएससी की तैयारी करता है और रेलवे की एक ही वीडियो है। उसके बाद आपको ये सब क्वेश्चन, खास करके ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कभी नहीं छूटेगा। एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। कब? जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मैंने पहले से था 30 डिग्री, हमेशा दूर वाला कम होता है। 60 डिग्री हो जाता है तो ये जो छाया यहाँ था जो यहाँ आ जाता है, मतलब 24 मीटर कम जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई 24 है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को उस वीडियो में मैंने बताया, यहाँ भी बता दिया। यहाँ पे दो ही अंतर रह सकते हैं, या तो 30 का या तो 15 का। जब 30 का अंतर हो तो जितना ही होगा उसका ही आधा। क्यों होगा ये सारा चीज मास्टर वीडियो में बताया है। आपको लास्ट में वीडियो आइकन दिख जाएगा, जरूर देखिए, या तो प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करिए। यहाँ पे देख लीजिए 24, तो इसका जस्ट आधा हो जाता है, ये हो जाएगा 12। अब जैसे ही 12 हो गया, हमें तो चाहिए ऊंचाई, क्योंकि पूछ तो यही रहा है कि स्तंभ की लंबाई क्या है, मतलब ये वाला ऊंचाई। तो अभी स्थिर भुज में आएगी 60 डिग्री। tan 60 का मान होता है √3, बट हम कुछ नहीं तो 1। हमें ऊंचाई पूछ रहा है या लंबाई, तो 12 यहाँ रेशियो से 1, 12 की तुलना 1 से गुना √3 से। हम लोग का आंसर हो गया 12√3। इससे आसान क्या हो सकता है? 12√3 हो गया स्तंभ की लंबाई। ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1113 जरा ध्यान दीजिए। अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत, आप अंकित कीमत पर बेचना मतलब छूट नहीं देना। जब ऐसा ही स्थिति हो तो तुरंत में आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लें डायरेक्ट। यहाँ निश्चित राशि उसका मतलब ही नहीं है। और ये मैं कितना बार बता चुका हूँ वॉल्यूम 2 में भी, कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। और अंकित मूल्य क्रय मूल्य में दो ही चीज रहेगा, एगो छूट है एगो लाभ। छूट को 100 से घटाइए क्रय मूल्य, और लाभ को 100 में जोड़िए अंकित मूल्य। 40% छूट है, 40% छूट है, 40 घटेगा 60। 20% लाभ है, 20 जुटेगा 120। 60 क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 120। कितना लाभ होगा? छूट नहीं देने का मतलब अंकित मूल्य भी क्रय मूल्य बन जाएगा, तो लाभ होगा 60। कितना से होगा? 60 से। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। कै % लाभ हो जाएगा? 100% लाभ हो जाएगा। यदि छूट नहीं देगा तो 100% है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1114 मजेदार। एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है। यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है तो व्यक्ति की गति का बस की गति से अनुपात क्या होगा? सिंपल है, एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करता है बस। अब कह रहा है यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में, व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 1/3 मतलब बस 3 दूरी तय किया है तो व्यक्ति 1 दूरी तय किया है। लेकिन समय कितना? तो बोला 3 गुना समय लिया है। 1/3 भाग 3 गुना समय, मतलब ये 3 एक समय लिया है तो ये 3 गुना समय लिया है। तो बोल रहा है क्या कि 3 गुना समय लिया है, तो उनके व्यक्ति की गति का बस की गति से अनुपात क्या होगा? यानी व्यक्ति और बस गति का अनुपात। गति माने होता है चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले व्यक्ति दूरी 1 तय किया है, 3 समय लिया है। बस 3 दूरी तय किया है, 1 समय लिया है। 3 1 का LCM 3, 1 इधर गुना 1 और 3 3 9। यानी व्यक्ति और बस का रेशियो हो जाएगा 1:9। व्यक्ति और बस का रेशियो हो जाएगा 1:9। यदि बस और व्यक्ति पूछेगा तो 9:1। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1115 मजेदार। 3 जॉगर्स जो जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक स्थान एक से स्थान 22 तक दौड़ते हैं। उनकी गति 10, 3, 20 के अनुपात में है। x से y 3 जॉगर्स, पहला दूसरा तीसरा, इनके गति यानी चाल का अनुपात कितना है? तो 10 है, 3 है, 20 है। गंतव्य तक पहुंचने लिया गया समय का अनुपात। समय जो होता है गति के उल्टा होता है, जब समान समय हो तो 1/10, 1/3, 1/20। भिन्न के रूप में कभी रेशियो नहीं रहना चाहिए। रेशियो में पढ़े होंगे हारों का एलसीएम से सभी राशि में गुना। 10, 3, 20 का एलसीएम 60, 60 से गुना करिए 6, 60 से गुना करिए 20, 60 से गुना करिए 3। 6:20:3, तीनों के समय का अनुपात हो जाएगा 6, 20, 3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 1116 बहुत मजेदार क्वेश्चन और टाइम वर्क का भी है क्वेश्चन। टाइम वर्क का भी मास्टर वीडियो बना दिया है, बेसिक पढ़िए तो ये सब क्वेश्चन इजी वे में पढ़ेगा। कहता है पी एक काम को x दिन में कर सकता है, पी अकेला करता रहेगा ना तो x दिन में कर सकता है। अब पता नहीं x कहता है पूरे काम का 1/6 भाग समाप्त किया। अब पूरे काम का इसने किया है 1/6वें भाग। उसके बाद कहता है क्या, और फिर क्यू ने अकेले, अब क्यू ने अकेले बाकी काम, तो बाकी 1/6 हो गया तो बचा कितना 5/6। 5/6 काम 15 दिन में समाप्त कर दिया। हमने क्वेश्चन ही करा कि बाकी काम तो 1/6 पी करेगा तो बाकी बचेगा 5/6, जो कि पी अकेले 15 दिन में किया है। तो यदि पूरा काम को निकाला जाए यहां से कि पूरा काम करने में कितना लेगा, तो 5 या 15 6 या 18, यानी क्यू पूरा काम करने में 18। यदि वे साथ मिलकर 45/8 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, साथ मिलकर, साथ मतलब पी प्लस क्यू मिलकर पूरा काम करने में ले रहे हैं 45/8। मेन क्वेश्चन समझना था, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। देखिए अब बोल रहा है नहीं 45/8 दिन में पूरे काम का आधा ही करना है, यानी हम कह सकते हैं कि 45/8 दिन में आधा काम कर रहा है 1/2 काम, यानी ऐसे कर सकते हैं 1/2 काम कर रहा है 45/8 दिन में, तो पूरा एक काम करेगा 45/4 दिन में, 45/4। फिर से पी x दिन में करता है, x मालूम नहीं है लेकिन एक बार पूरा काम x दिन में करता है। इसने 1/6 काम किए, कितनों दिन में किया हो, बाकी काम क्यू 15 दिन में, तो 1/6 हो गया तो बचा 5/6 काम। 15 दिन में 15 तो पूरा काम 6 या 18 दिन में। पी क्यू मिल के आधा काम 45/8 दिन में, तो पूरा काम 45/4। पहले दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, उलट जाएगा 45/4 इधर आ जाएगा, 18 इधर। जब हम काटेंगे तो ये होगा 9 दूनी 18, 9 बचे 45। यदि 4 उधर जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 4 उधर, तो ये हो जाएगा 5:8। मतलब पूरा काम करने में क्यू का क्षमता 5 है और पी और की दोनों का 8 है, तो स्वाभाविक है पी का क्षमता 3 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर से समझिए, पूरा काम करने में क्यू का क्षमता 5 आया और पी और क्यू का 8, तो पी का अकेले 3। तो वही पूछ रहा है कि पी अकेले पूरा काम समाप्त करने में कितना समय। अब निश्चित रूप से किसी को लेफ्ट साइड लेके चलिए, इसको या इसको कोई को लेके चलिए तो 90 ही आएगा, 18 बचे 90। तो बोल रहा है पी अकेले पूरा काम x दिन में करता है, तो 3 के क्षमता से x दिन में x का मान निकालना है, 30 या 90। आंसर कितना है 30 दिन। 30 दिन आपका ऑप्शन नंबर बी है। मैं मानता हूं आपको समय लगा होगा, एक बार फिर से समझिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और यही सब प्लस पॉइंट है। पी ने 1/6 काम किया, कई दिन में किया पता नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई भी काम अपने आप में ही पूरा होता है। 1/6 हो गया तो बचा 5/6, जो कि क्यू ने 15 दिन में कर दिया। तो 5/6 काम 15 दिन में, तो पूरा काम ये 18 दिन में। पी बटा क्यू आधा काम 45/4 दिन में, तो पूरा काम 45/8 से पूरा काम 45/4 दिन में। ये दोनों का रेशियो निकालिए, क्यू का आया 5, पी क्यू का 8, तो निश्चित है पी 3 है। किसी एक को लेके चलेंगे 90 और इसका क्षमता 3 है, पूरा काम किया है x दिन में, तो x का मान आ गया 30 दिन। 30 दिन है ऑप्शन नंबर बी। आप भी दोबारा तेबारा इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 17 समझिए, बहुत मजेदार। फिर से काम, एक काम को 2/5 भाग x दिन में, ए 2/5 भाग x दिन में, 2/5 भाग के दिन x दिन में, मतलब हुआ उसी प्रकार का क्वेश्चन x दिन में कर सकता है। इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे साथ मिलकर 6 दिन में शेष काम को कर देते हैं, यानी a प्लस बी जब मिलता है तो शेष काम, तो 2/5 हो गया, तो शेष बचा 3/5, जो कि दोनों मिलके 6 दिन में कर देता है। 6 दिन में शेष काम 6 दिन में, तो पूरा काम 3 दूनी 6 5 दूनी 10 दिन में पूरा काम ए और बी मिलके कर सकता है 10 दिन में। अब बोल रहा है यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है, बी अकेले पूरा काम करेगा तो 100/6 दिन, बी अकेले पूरा काम करेगा तो 100/6 दिन, तो एक तो बोल रहा है x का मान क्या है। फिर से वही बात हो गई, बी अकेले पूरा काम करने में 100/6 दिन। ए और बी 3/5 का हासिल आया, तो बोले सर 2/5 ये कर रहा था x दिन में, पता नहीं है x, एकदम हुआ 16 और 17 पूरे समझ में आएगा। और शेष काम तो 2/5 हो गया, तो 3/5 बचा, क्योंकि 2/5 का मतलब 5 में 2, तो बचा 3, तो 3/5 6 दिन में।
ऊपर से कट गया, 3 दूनी 6, पूरा काम 5 दूनी 10 दिन में। तो पहले इसका क्षमता निकाल लेते हैं। उलट जाएगा 100/6 इधर आएगा, 10 इधर, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 उधर चला जाएगा, 5:3। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मिला के 5, जिसमें बी अकेले 3, तो ए अकेले 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि पी एक काम ए एक काम का 2/5 भाग x दिन में कर सकता है, तो x का मान क्या होगा? ये जो है 2/5 काम x दिन में किया है। तो देख लेते हैं कि पूरा काम किसी एक को लेकर चलेंगे, 10 5 10 5 50, इसको भी गुना करेंगे तो 50 ही होगा। लेकिन इसका क्षमता 2 है, जो कि कई दिन में x दिन में किया, लेकिन कितना काम किया है? 2/5, इसलिए 2/5 नीचे। तो अब आ जाइए इधर लेके, तिरछा गुना, तो 50 गुना 2/5 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2x। 50 से 10 बार में और 2 से 2 कैंसिल, यानी x बराबर 10, यानी x का मान 10 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है 2/5 काम करने में लेगा 10 दिन। यहाँ पे 2/5 काम करने में ले रहा था, इसलिए यहाँ 2/5 लेके चले, जबकि 16 में डायरेक्ट पूरा काम में x का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे हम लोग का x का मान है 10, तो 10 दिन में a जो है 2/5 काम कर देगा। 10 दिन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11-18, जरा ध्यान दीजिएगा, सीएफ का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी संभावित, सबसे बड़ी से बड़ी अधिकतम, मतलब HCF ज्ञात कीजिए, जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, ऐसा करते हैं सबको सेंटीमीटर में ही बदल देते हैं, 276 सेंटीमीटर, 552 सेंटीमीटर, और एक है 1196 सेंटीमीटर, यही है लंबाई। इन लंबाइयों को पूरा मापे, पूरी मापे का मतलब है इसका HCF ज्ञात करना, मात्रा ज्ञात करना। तो बड़ी से बड़ी वह संख्या जो काट दे, तो यहाँ पर देख लीजिए सेंटीमीटर में 1196 तो होगा नहीं, 92 मीटर तो होगा नहीं, सेंटीमीटर में ही होगा, तो अब बच गया ये और भी 92 और 11.96, तो दशमलव वाला होगा नहीं, 92 ही चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 92 से ये कट ही रहा है ना, 9 27 2 6, 92 से ये भी कट रहा है आपका, 92 से 6 6 2 12 6 9 54, 92 से कट रहा है 6 बार, ये 92 से ये भी कट जाएगा, यानी कि निश्चित रूप से हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 92 HCF। आप ज्ञात कर सकते हैं तोड़ के भी, नहीं तो आप अनुमानता लगा के आराम से, यहाँ पे हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर ए 92 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11-19 देख लो। 15,000 रुपए की धनराशि एक वर्ष में ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो साधारण ब्याज ही तो है, क्योंकि ब्याज जब तक नाम ना बोले जाए कि चक्रवृद्धि, वो साधारण ब्याज ही हो जाता है। तो 15,000 से हो गया 15,900 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में? एक वर्ष में। फिर से 15,000 रुपये धनराशि एक वर्ष में ब्याज के एक निश्चित दर से 15,900 ब्याज की दर बराबर फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज कितना? तो ब्याज बढ़ा 900 गुना 100 बटा मूलधन कितना? 1500, 15,000, समय कितना? एक वर्ष। काटो 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य, 15 6 90। यानी हम कह सकते हैं कि जो दर यहाँ पर होगा वो होगा 6%। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11-20, फिर से वही मजेदार क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला वाला कि x + 1/x के x² + 1/x² बराबर 5 है। तो बोल क्या रहा है? x पर पावर 4 + 1 बटा x पर पावर 4 बराबर 5। तो क्या है, इसी को स्क्वायर कर दो। या तो हम सभी जानते हैं कि x + 1/x का मान a हो, तो x² + 1 बटा x² का मान a² - 2 होता है। तो यहाँ यदि देखा जाए, ये पूरा को x माना जाए, तो x + 1/x, इसको हम लिख सकते हैं x² के स्क्वायर + 1 बटा x² के स्क्वायर। तो देखिए, तो x + 1/x का मान a, तो x² + 1/x² का मान a² - 2। 5 के स्क्वायर में से 2 घट जाएगा, तो 5 के स्क्वायर 25, और 25 में से 2 घटेगा 23, यानी x पर पावर 4 + 1 बटा x² का मान हो गया 23। क्लियर है? ये सब फॉर्मूला आप याद नहीं है तो जब भी प्रॉब्लम में आता है उसको दोहराते रह लीजिए, याद हो जाएगा। बाकी
यदि आप एक अलजेब्रा पढ़े तब तो पूरा याद हो जाए, जैसा कि एडवांस में अभी मैं मेंसुरेशन चला रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 23, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की इधर जितना आगे बढ़ेगा मजेदार क्वेश्चन है। 3 पर पावर 10 को 7 से विभाजित कर दिए, कितना से? 7 से। तो बोला शेष क्या होगा? वैसे तो शेषफल पर में पढ़ना है, शेषफल पर में स्पेशल पढ़ना है, जो बेसिक मैंने स्टार्ट किया है कि 6 बजे सुबह 8 से 10 मिनट का आपका वीडियो डेली मिलेगा बेसिक का, क्योंकि मैथ का सबसे बड़ा आधार है, बताऊंगा ही। लेकिन इसका सबसे बड़ा आधार होता है कि 7 से भाग देना हो या किसी भी संख्या से भाग देना हो तो प्रयास करिए कि जिसमें भाग दे वो एक अधिक हो या एक कम हो। तो इसको पावर के रूप में बैठाने का उपाय करेंगे। तो 3 पर पावर 3 में 7 से भाग देंगे तो पता नहीं चल रहा, 3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो जब 3 का स्क्वायर करें तो 9 में 7 से भाग देंगे 2, एक बचना चाहिए या एक अधिक। तो फिर से आइए 3 के क्यूब कर देते हैं, जब 3 के क्यूब करेंगे तो 27 होगा और 7 या 1 6 बच रहा है, मतलब एक ही अधिक हो जाएगा। यानी हम इसको अपने मन से 3 के क्यूब कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 करना होगा और अपने मन से 1 3 और गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ रूप बदल सकते हैं किसी भी मैथ का। 3 या 9, आप पावर में 1 है तो 9 1 10, आप पूरे में 7 से। अब देखिए अब ये तो 3 ही रहेगा, इसमें तो भाग लगेगा नहीं। तो अब ये हो गया 3 पर पावर 3 यानी कि 9 पर पावर 3, सॉरी 3 पर पावर 3 हो जाएगा 27, 27 के पावर 3 गुना 3। अब भाग देंगे 7 से, तो इसमें तो भाग लगेगा। जब इसमें भाग देंगे 7 21 बचेगा 6, ये फाइनली बच गया 6 पर पावर 3 गुना 3 भागा 7। अब देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन, इसमें तो भाग लगेगा नहीं तो ये तो 3 ही बचेगा। और ये जो होगा देखिए एक कम से भागा दे रहे हैं या एक अधिक से, यहाँ पे भागा दे रहे हैं एक अधिक से, 6 है 7 से। जब एक अधिक से भागा दिया जाए तो शेषफल में पढ़ना है कि पावर को देखते हैं, पावर सम है या विषम। यदि सम रहता पावर तो शेषफल 1, लेकिन विषम है तो यही वाला 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा विषम है पावर तो 6, और ये वाला जब गुना करेंगे तो फिर से हो जाएगा 6 3 18, 18 में 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, तो बचेगा कितना 4। फाइनली हम लोग का जो शेषफल आना चाहिए यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया। ये पीछे में गलती बनाया हुआ है। एक्चुअल में हम लोग का शेषफल 4 ही होना चाहिए। ये क्या किया है, सिर्फ इकाई अंक इसका ज्ञात कर लिया है। इकाई अंक जैसे 4 से इसमें भागा देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे शेषफल में तो बचेगा कितना 2, कितना बचेगा 2, और 2 बचेगा तो 2 बचेगा तो 3 पर पावर 2 भागा 7 कर दिया है। 3 पर पावर 2 भागा 7 और 3 पर पावर 2 9 होता है, 9 में 7 से भाग देंगे शेष कितना बचेगा 2। इसके अनुसार ही दे दिया है आंसर ऑप्शन ए। जबकि ऐसा होता नहीं है, शेषफल में आपको हर हाल में इस तरीका से बनाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि देखिए इस बुक का आदत है किसी भी तरीका से ये आंसर ला देता है, किसी भी तरीका से आंसर ला देगा। तो एक्चुअल में हम लोग आंसर 4 होना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है। ये सीधा इकाई अंक ज्ञात कर दिया, लेकिन क्या 7 से विभाजता का ऐसा नियम है कि सिर्फ इकाई अंक में भाग दीजिए और 7 से कट जाए? जैसे कि देखिए क्या हम 19 में 7 से भागा देंगे, आप तो देख लिए कि अंतिम में 9 बच गया, इकाई अंक ही ज्ञात हुआ 9, तो आप तुरंत 7 से 9 में भाग दे दिए। लेकिन क्या 19 में भी तो 9 है, तो क्या यहाँ पे आप शेषफल 2 बचा लीजिएगा? नहीं बचेगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होता, तो यहाँ पे शेषफल 5 बच जाएगा। इसलिए ऐसा संभव नहीं है, भले वो आंसर ला दिया, मेनली रूप से हम लोग का आंसर यहाँ पे 4 ही होगा। फुल कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं एक प्रूफ आपको दे देता हूं, हो सकता है आपको भरोसा नहीं हो कि सर गलती बता रहे हैं। जो क्वेश्चन जो बनाया आपको पता है, बुक जो बनाया हुआ ऐसे करके बताया, जो कि गलत है, सिर्फ इकाई अंक निकाला। मैंने यहाँ भी एक प्रूफ आपको बताया, और हम लोग को मेनली रूप से ऐसे ही बनेगा। देखिए एक प्रूफ आप सीधा हम कर देते हैं, कितना 3 पर पावर 10 को 7 से भाग देना। हम 3 पर पावर 10 को छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देते हैं। 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 कर सकते हैं, बटा 7। उसके बाद भागा इसको 3 पर पावर 4 को 81, 3 पर पावर 4 को 81, 3 पर पावर 2 को 9, अब 7। आप 7 से भागा दीजिए। शेषफल का नियम क्या है, पहले भागा दीजिए, जो शेष बचेगा गुना करके फिर से आप भागा दे सकते हैं, या तो पूरे गुना करके भागा दे सकते हैं, तो भी उतना ही 4 ही बचेगा। देखिए 7 से 11 7 77 बचा 4, 11 7 बचा 4, 7 का 7 बचा 2। आप ऊपर वाला को गुना करके फिर 7 से भाग देंगे, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 में फिर तब तक कि 7 से छोटा ना हो जाए भाग दीजिए। 7 चौक 28 बचा कितना 4, यहाँ से भी आपका शेषफल कितना है 4।
यानी हर हाल में हम लोग का आंसर यहाँ पे 4 होना चाहिए। और आगे चल के भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन अब मिलने वाला है जो कि जबरदस्ती सॉल्यूशन करके आंसर ला दिया, लेकिन हम लोग सुधारते चलेंगे। तो एक्चुअल में हम लोग का यही नियम है। बाकी शेषफल में पूरा बढ़िया से हम लोग क्लियर कर लेंगे, नहीं तो फिर मोटा मोटी ऐसे बना लीजिए, सीधा सबको गुना लिख दीजिए, बारी बारी से भाग दे के शेषफल जैसे ही 7 से बड़ा हुआ फिर गुना करके फिर से भाग दे दीजिए, जब तक कि 7 से छोटा ना हो जाए। अब 4 जो हो गया 7 से छोटा हो गया, तो शेषफल हो गया 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1122 देखिएगा। 45 परिणामों का औसत 23 है, उसमें से पहले 22 का 18 और अंतिम 22 का 21 है। 23 में आप यदि एवरेज पढ़ रहे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारा बताया है। 45 का 23 है, आगे कहता है प्रथम 22 का कितना है 18 है, अंतिम 22 का कितना है 21 है। तो जो 23 में बच गया था, 23 में एक ही वो ना बचेगा, क्योंकि देखिए ना 45 में 22 और 22 44 तो हो ही गया, तो उसी का पूछ रहा है। तो या तो 45 गुना 23 में 22 गुना 18 22 गुना 23 घटाइए, या दूसरा तरीका है कि टोटल लेके चलिए। और ट्रिक आपको बताएं, आप एवरेज वाला मेरा सीरीज देख ही रहे होंगे, क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे 23 टोटल लेके चलेंगे, कम लेके जाएगा प्लस, ज्यादा लेके जाएंगे माइनस। आप है 23 या 18, 5 कम तो 22 बचे 110, फायदा 110। आप है 23, ये भी 23 है या 21 है, कहीं गलती तो नहीं लिख दी है, 21 है, लास्ट वाला का 21 है, 22 का अंतिम 22 का 21 है, ठीक है। तो 23 में तो ये 23 21, यहाँ भी 2 कम तो 22 44, तो यहाँ भी 44 का फायदा और बटा में 1, यानी कि 23 प्लस 110 और 44 154। 154 को 23 में जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 और 15 2 17, यानी 177 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो 23वां परिणाम है वो हो जाएगा 177, और जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1123 देखिए, मजेदार। निम्नलिखित बहुपद में x का मान तो 4 दिया हुआ है, चलो ठीक, x का मान 4, px तथा qx का अनुपात क्या होगा। दिक्कत क्या है भाई, px अनुपात qx, सिर्फ मान ही तो रखना है। तो px कितना है, x + 2 के होल स्क्वायर, मैं x का मान डायरेक्ट रख रहा हूं, 4 + 2 के स्क्वायर, फिर 4 - 3 के स्क्वायर, फिर 4 + 1 के स्क्वायर इंटू में करके, फिर अनुपात, फिर आइए यहाँ भी वही हो जाएगा 4 + 1 के क्यूब, फिर आइए इंटू में है x + 2 यानी 4 + 2 के क्यूब, फिर इंटू में है x - 3 यानी 4 - 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 और 2 6 के स्क्वायर 36, 4 में से 3 घटेगा, 1 के स्क्वायर 1, 4 1 5 के स्क्वायर 25, अनुपात 4 1 5 के क्यूब 125, 4 और 2 6 के क्यूब 216 गुना है 4 और 3 में से 3 गया, काटिए। अब 36 से ये 6 बार में कटेगा, 25 से ये 5 बार में कटेगा, फाइनली इधर कुछ नहीं बचा, 1 इधर बच गया, 6 5 30, यानी px और qx जो बहुपद है इसका अनुपात होगा 1/30। 1/30 का मतलब 1/30, कुछ नहीं करना था, सिर्फ x का मान पुट करना था, मैंने डायरेक्ट रख दिया 1/30 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1124 देख लो, मैदान। एक वितरण का माध्य 24, मानक वितरण 8, तो विचरण गुणांक बोले सर अभी तो पीछे बताए थे, विचरण गुणांक बराबर, बार बार आता है तो बताता हूं, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। अब आप देख रहे हैं लगभग सेट में है, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, तो मानक विचलन कितना है 8 है, माध्य कितना है 24 गुना 100, 8 तिहाई 24, भागा दीजिए 100 में 3 से तो 33.33% है। यहाँ पे हम लोग का विचलन गुणांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1125, मैदान। कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6, स्वयं की, स्वयं माने मूलधन होता है, स्वयं माने कोई भी राशि हो गया यानी मूलधन, और स्वयं में की या का लग गया तो स्वयं हो गया नीचे वाला, रेशियो पढ़ेंगे, हो जाता है मैंने मिश्र धन कितना हो गया 7, मिश्र धन हो गया 7, कै % है दर, तो दर है 25%, तो बोला कितने समय में, तो ब्याज कितना बढ़ा था, बोले सर मूलधन 1 मिश्र धन 7 तो ब्याज 1,
हम सभी का समय पूछ रहा है। मूलधन 6, मूलधन 7, ब्याज 1, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 6 गुना 25, 25 चौका 100, काटेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। यदि वर्ष में है तो 2/3 वर्ष, मंथ में है तो 12 से गुना कर दो। 3 से 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी कितना समय में ऐसा होगा? 8 माह में। 8 माह दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 26। 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है। पहले 12 व्यक्ति एक दिन में कर सकता था, 8 अतिरिक्त व्यक्ति और है। पूरा काम 60 दिन में, तो x का मान 12 व्यक्ति x दिन में कर सकता है, 8 व्यक्ति और बढ़ गया तो 12 8 20, जो कि पूरा काम कर सकता है कई दिन में? 60 दिन में। हो गया आंसर, एक लाइन में काटिए। 12 25 60, तो x का मान हो जाएगा 20 25 100, यानी कि x का मान हो गया कितना? 100, और 100 आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 27। तो रेशियो है और बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाए होंगे। रेशियो यदि आप पूरी तरीका से, मैंने रेशियो बेहतर ढंग से समझाया है, जैसा आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। रेशियो पूरा मेरे असाइनमेंट से, महेश में से पूरा समाप्त किया जा चुका है। ए बी है 3 5, बिल्कुल एक लाइन में बनेगा। बी सी है, सी बी है लेकिन हम बी सी सरिया के लिखेंगे। सी बी है 3 2, लेकिन हम इसको लिखेंगे 2 3 बी सी। सी डी है 5 6, यहीं पे कंफ्यूज होता है विद्यार्थी, इसको सजा के लिखना होगा 5 6। ए बी है तो बी सी, सी डी। ऐसा स्थिति में अब ज्ञात करना है ए डी। तो मैंने आपको स्पेशल बताया रेशियो में कि ए फर्स्ट है, डी लास्ट है। जब फर्स्ट है लास्ट निकालना तो फर्स्ट निकालना टोटल फर्स्ट को, लास्ट निकालना टोटल लास्ट को। 5 दूनी 10 तिहाई 30, 6 तिहाई 18 5 90, 30 से 30 30 तिहाई 90, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ए अनुपात डी 1:3, और 1:3 आपको दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1128। बड़ा मजेदार क्वेश्चन और उल्टा पूछा गया है। कह रहा है x² + 1 बटा x², इसका होल स्क्वायर बराबर है 324। तो पहले तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो x² और प्लस 1 बटा x², ये पूरा होल स्क्वायर हटेगा तो ये √324 हो जाएगा, यानी x² + 1 बटा x² का मान हो जाएगा 324। किसका है? 18 का, तो ये 18 हो गया, लेकिन इसका मान नहीं निकालना किसका है? तो ज्ञात करना है x - 1/x का मान। तो x - 1/x का मान, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि इसका मान a दिया हो, आपको फॉर्मूला याद होगा, या तो आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, या तो पता होगा कि इसका मान a दिया हो तो x² + 1 बटा x² का मान होता है a² + 2 यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस, और इतना बराबर दिया हुआ है 18। तो a का मान निकालिए, उसका मान निकल जाएगा। a² बराबर हो जाएगा 18 में से 2 घटेगा 16, तो a बराबर हो जाएगा ±4। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो दिया गया है वो सिर्फ 4 दिया गया है, इसलिए इसका मान जो हो जाएगा 4, यही हम लोग को ज्ञात करना है। बहुत मजेदार क्वेश्चन आगे मिलने वाला, इंटरेस्टिंग, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो हो गया हम लोग का 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1129 से 31 देखिएगा, यानी 29 30 31 3 क्वेश्चन। टेबल आपको दिख रहा है, टेबल मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, फटाफट सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ। निम्नांकित सारणी में पिछले कुछ वर्षों में वाहनों को विभिन्न 5 समूहों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से करके समूह आपको दिख रहा है। अब कह रहा है यह विधिया 1990 1991 92 93 94, और टोटल नीचे दिया गया है जोड़ के भी, ठीक है। तो नीचे वाला तो जोड़ा हुआ है, मतलब कि ऐसे वर्टिकल, तो आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल जोड़ लेना, क्योंकि इस वाला टेबल को बनाने का तरीका है कि जोड़ घटा भी आपको पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो आइए 1129 ही पहले देखते हैं। 1993 में बेची गई वर्ग समूह 1 के वाहनों की संख्या 1992 में बेची गई कुल वाहनों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत? मतलब 1992 वाला टोटल नीचे रखेंगे, और 1991 का पहला 1993 का समूह 1, तो 1993 का समूह 1 को देखिएगा तो 81 होगा। 1993 को समूह 1 के सामने 81 ऊपर, और 1992 वाला टोटल नीचे परसेंट निकाला है 100 से,
1992 वाला जब आप टोटल जोड़िए तो 1013 आएगा, आप जोड़ सकते हैं 81/1013 और गुना 100%। इसका मान आपको लगभग में आ जाएगा, इसका आपको परसेंट काट के लगभग में ले आना है। आइए 1130 देखते हैं फटाक से। 1130 में कह रहा है बेची गई वर्ग समूह 5 के वाहनों की संख्या का लगभग 25% वर्ग समूह 2 के वाहनों के निम्न में से किस समूह में। तो जरा समझिएगा, ग्राफ को देखिएगा। पहला ऑप्शन है वर्ग समूह 1993 बोला बेची गई वर्ग समूह 5 के वाहनों की संख्या का 25%, 25% मतलब सीधा 1/4 वर्ग समूह 2 के वाहन निम्न में से किस वर्ष में बेचेंगे, मतलब 5 का 25%, किस वर्ष में 5 का 25% दूसरा में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है वर्ग समूह 3, सॉरी पहला 1993 को आप देखिएगा तो 411 है 5 में और 2 में 93 है। 411 का 25% तो 100 से ऐसे ही अधिक हो जाएगा, 1/4। यहाँ 25% लगभग बोला तो ये तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन 1991, 340 का 25% तो आप जान रहे हैं 64 से तो ज्यादा ही होगा, 340 का 25%। दूसरा समूह 5वां हम देख रहे हैं, आप मिलाते चलिए। 1991 नहीं होगा, 1990 देखिए, 90 तो और नहीं होगा। यहाँ 340 है और ये कितना है 64 है, और यहाँ 91 में था 336 और 60, 25% ही सबसे ज्यादा होगा। तो अब बच गया 1994, चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं। 1994 में 5वां समूह में 442 है और दूसरा समूह में 112। 442 का 1/4 भाग करिए तो लगभग 110 आ जाएगा, है ना। 442 का चौथाई भाग 25% करिए तो 110, जो लगभग आपको 112 के बराबर ही है, 112 के लगभग करीब है, इससे करीब और कोई नहीं है। तो यही 25% दर्शा रहा है, यानी हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा 1994। सिर्फ ऑप्शन से छापना था। क्लियर है। तो ये हुआ हम लोग का 29 का तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। 30 हुआ। अब हम लोग 1131 में हिंट देख लेते हैं। यहाँ भी चलना है आपको ऑप्शन से ही। पिछले वर्ष की तुलना में 1993 में किस वर्ष समूह के वाहनों की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। जैसे कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वाहन में 1993 में, यानी 1993 को कहा जाए तो 92 की तुलना में देखेंगे किस समूह में प्रतिशत बिक्री अधिकतम। पहला वर्ग समूह तीसरा को यदि आप देखते हैं तो 1992 में था 248, आई हो गया 280। 248 से 280 को यदि देखा जाए तो आप सोचिएगा 32 बढ़ा है, और 32 जो है 232 जो है 248 का लगभग 12-13%। क्लियर है। अब मोटा मोटी 12-13% ही होगा। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं इसको, नहीं तो कैलकुलेशन करिए तो लंबा हो जाएगा। फिर है वर्ग समूह 1, यदि 1 में देखा जाए 92-93 तो 72 से हो गया है 81। 72 से 81 होने का मतलब है कि कितना बढ़ गया है, तो 9 बढ़ गया है, तो 9 8 72 होता है, यानी 12.5% ही भी हो गया। यदि अब समूह क्या है, वर्ग समूह चौथा देखा जाए सी ऑप्शन में, तो चौथा में देखा जाए 92-93 तो ये तो और नहीं होगा। 404 से 411, ये तो बहुत कम 10% नहीं बढ़ा है, तो ये को तो बच गया। एक ही ऑप्शन है समूह दूसरा, तो दूसरा समूह ही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, हो सकता है या कम रहे। दूसरा समूह 79 से हो गया 93। 79 से 93 का मतलब 14 की वृद्धि, यानी 14 × 70 होता है 20, लगभग 17% बढ़ रहा है। लगभग यदि आप इसको निकालिएगा तो लगभग में 17% के लगभग बढ़ रहा है, यानी सबसे अधिक वृद्धि इसी में हो रहा है 1993 में 92 की तुलना में। कौन समूह में, तो समूह 2 में। नहीं तो सब ऑप्शन को आप बारी बारी से परसेंट पे बदलिए, समय ज्यादा लगेगा। इसलिए आपको इतना तो सोचना चाहिए, बनाते बनाते तो आइडिया आपको हो ही गया होगा। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर होगा वर्ग समूह 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1131 देखिए। पिछले वर्ष की तुलना में 1993 में किस वर्ग समूह के वाहनों की बिक्री, ये तो 1132 है। 32 एक धावक 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 घंटे 45 मिनट में उसे औसतन चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी कि 45 मिनट पहले इस दूरी को तय कर ले। समझिएगा, पहले कर रहा था 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट, लेकिन अब 45 मिनट पहले उसको करना चाहिए, यानी दूसरा बार में 45 मिनट पहले। 45 मिनट पहले का अर्थ होता है 3 घंटा में। कई घंटा में, 3 घंटा में,
यदि आप इसको घंटा में बदलना चाहते हैं तो ये 45 में 60 से भाग दे दीजिए। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 तिया 12, 3 15/4 घंटा। हालांकि डिस्टेंस तो वही है, सेम डिस्टेंस करने में 15/4 घंटा लग रहा है, अब 3 घंटा लग रहा है। तो ये समय है, जब समान दूरी है तो समय को उल्टा चाल होता है। चाल तो 4 तिया 12 इधर आ जाएगा, 15 उधर चल जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये हो गया चाल का रेशियो, उलट गया है, देखिए ना, 3 इधर आएगा 15/4, तो इधर 4 तिया 12 हो जाएगा, 15 उधर, 4:5, यही है चाल का रेशियो। तो यही तो पूछ रहा है कि औसतन चाल में कितनी वृद्धि करना चाहिए। पहले तो कहता है क्या 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहले तो पहला वाला चाल ज्ञात करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन सब डबलिंग कर दिया गया है। चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना 60 किलोमीटर गया, 3 घंटा 45 मिनट में, 15/4 घंटा में, 15/4, 15 चौक 60, 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर चाल, पहला चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 की तुलना यहाँ पर पहला चाल है 4 से, और 4 से हो गया 5, कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ 1, तो गुना कैसे 1 से, 4 चौक 16, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हुआ। देखिए क्वेश्चन कैसे डबलिंग, ये तो पूर्णांक में दिया है, यही टाइम टेकन होता है। 3 घंटा 45 मिनट को 15/4 घंटा। अब बोल रहा है ऐसा चाल बढ़ाया कि 45 मिनट कम लगा, मतलब 3 घंटा लगा। चाल का रेशियो हो गया 4:5, उलट के। अब पहला वाला दूरी दे ले 60, तो पहले चाल में कन्वर्ट करना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 60 बटा, यहाँ पे जब हम 60 बटा समय दिए 15/4, तो आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पहला 4 है, पहला की तुलना पहला से वृद्धि हुआ 1 से, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करेगा तो 45 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 4 है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11-33। दो टावरों के बीच क्षैतिज दूरी कितना है, 60 मीटर। ठीक है, पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण, तो पहला निश्चित है ऊंचा है, दूसरा टावर थोड़ा नीचा होगा। इसके शीर्ष का अवनमन कोण ऊपर बनता है, लेकिन अवनमन में सेम ही होता है, इसलिए मैं बना देता हूँ नीचे ही, 45 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 हो तो पहले टावर की ऊंचाई, तो दूसरे टावर की ऊंचाई तो यहाँ पर 130 दे दिया है, तो दूसरा इसी को माना है, ऊंचा वाला को 130 मीटर। ऑप्शन से देख के देखिए, तो बोल रहा है दूसरे टावर की ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए आसानी से बना लेते हैं। 45 जैसे ही हम लोग देखें तो 45 देखे तो माइंड में आ गया ये 1, तो ये भी कितना 1, क्लियर। जैसे ही 45 देखे तो ये का आया, ये भी कितना आ गया 1, और यहाँ भी हो गया 1, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, दो टावरों के बीच की क्षैतिज दूरी भी दे 60, तो निश्चित है ये वाला भी 60 मीटर हो। तो अब ये वाला दूरी ई 60 होगा, तो बोलिए सर यह तो 60 होगा, कहे कि 45 का मतलब ये दोनों आपस में कितना हो गया, बराबर। tan 45 का मान 1 होता है, मतलब लंबा और धारा आपस में बराबर, तो ई 60, तो ई 60 पूरा ही 130 में ई 60, तो ये कितना होगा 130 माइनस 60, यानी ई वाला भाग 130 माइनस 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 70, यानी कि ई भी कितना हो जाएगा 70। तो यही तो पूछ रहा है कि दूसरे टावर, पहले टावर की ऊंचाई कितना है 70 मीटर। कितना मीटर है 70 मीटर, जो कि दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11-34। जरा ध्यान समझना। एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपये में 25 शर्ट बेचता है तो 7 शर्ट के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक शर्ट का क्रयमूल्य क्या है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि क्रयमूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो क्रयमूल्य और हानि का रेशियो ज्ञात करते हैं। क्रयमूल्य के बराबर हानि, लाभ हानि पढ़े होंगे कि यदि लाभ या हानि विक्रयमूल्य के बराबर हो तो टोटल वस्तु विक्रयमूल्य, और क्रयमूल्य के बराबर हो तो टोटल वस्तु क्रयमूल्य। यहाँ बोल रहा है कि 25 शर्ट बेचता है तो 7 शर्ट के क्रयमूल्य के बराबर हानि होता है, यानी क्रयमूल्य 25 को बेचने पर 7 शर्ट के क्रयमूल्य के बराबर हानि, तो हानि 7, क्रयमूल्य 25 हानि 7, तो विक्रयमूल्य 18। विक्रयमूल्य कितना हो गया 18, और यहाँ दिया हुआ है विक्रयमूल्य कितना 414, तो 414 विक्रयमूल्य, यहाँ विक्रयमूल्य 18, 414 की तुलना, क्योंकि बोला 414 रुपया में बेचा गया तो 414 विक्रयमूल्य, यहाँ 414 विक्रयमूल्य, यहाँ विक्रयमूल्य 18। विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से पूछ क्या रहा है, तो एक शर्ट का क्रयमूल्य, तो पहले क्रयमूल्य निकालना है 25 से, लेकिन ये जो ज्ञात हो गया ना ये टोटल का,
लेकिन पूछ रहा है 1 शब्द का, तो 25 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 25 शब्द है तो भाग तो देना ही पड़ेगा, तो बस भाग दे दीजिए। ये तो ऐसे ही कट गया, यानी डायरेक्ट भी हम करते तो आ जाता 18 दूनी 36 बचा 5 18 3 54, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 शब्द का क्रय मूल्य 23 रुपया, और 23 रुपया आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1135, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 5.5 है तो प्रसरण, आपको बताए थे कि मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण होता है, और प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन के होल स्क्वायर। मानक विचलन के होल स्क्वायर स्टैटिक्स जरूर देखिए। मानक विचलन हो गया 5.5 के स्क्वायर, 5.5 के स्क्वायर 30 25 होता है, और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 30 25, यानी 30.25, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1100 आपका हो गया 36, जरा समझिएगा मजेदार। एक पार्टी में 68 रसोइये 24 घंटे में एक काम कर सकते हैं, तो 17 रसोइये, ये तो सिंपल है, मिश्र अनुपात लेफ्ट राइट। 68 रसोइये 24 घंटे में, तो 17 रसोइये 3 घंटे में, काट दीजिए। 17 चौका 68, 24 चौका 96, यानी 17 रसोइये कितने देर में कर सकते हैं? 96 घंटे में, यानी आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1137, जरा ध्यान दो। एक पंसारी 2.25 प्रति किलो और 2.75 प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण को 2.534 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। कितना आसान है एलिगेशन, और एवरेज पढ़ा रहा हूं, उसमें एलिगेशन वाला पढ़ाया था कि पहला का मूल्य है 2.25, दूसरा का मूल्य है 2.75, किस अनुपात में मिला है कि यहाँ पे हो जाए 2.53 है, तो मैंने मोटा मोटी 5 ही ले लिया है, और क्या 5 ही ले लिया है। तो यहाँ पे अब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, इसको घटाएंगे, यहाँ पर 0 दे देते हैं। बीच वाला हमेशा एगो से बड़ा एगो से छोटा रहना चाहिए, तभी एलिगेशन लग सकता है। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करने पर जो रेशियो आता है उनकी संख्या या मात्रा का, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25, यहाँ पर भी बच जाएगा हम लोग का 0.25, लेकिन ऑप्शन 1:1 नहीं दे रहा है, इसका मतलब हम लोग को पूरी लेके चलना पड़ेगा। तो कितना दिया हुआ ये बीच वाला 2.534 दिया हुआ है, 2.534, तो 5 लेके चलिए ना, बड़ा ही चकरा दिया है। चलिए देखिए 275 253 अंतर, 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2, चलो 22 ही ले लेता हूं। यहाँ देखिए 253 में से 25 घटेगा, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कितना? 28 हो जाएगा, 28। तो अब यहाँ मोटा मोटी हम लोग यदि 7 से काटना चाहें तो ये लगभग में 21 और 28, यानी 7 या 21 7 चौका 28, ऐसा कट रहा है, यानी 3:4 के लगभग में ये आना चाहिए, और 3:4 दर्शा रहा है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन दर्शा रहा है एक, ऑप्शन नंबर डी, यानी लगभग। कि सोचिए क्वेश्चन का लेवल कैसा हो गया कि रेशियो भी लगभग में आपको लाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए हम लोग का हो गया 3:4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1138 देख लो। क्वेश्चन तो लिखा हुआ बड़ा है, लेकिन पढ़िए आसान से बनेगा। मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। चलो, जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दे तो उसी दूरी को 9 घंटे में कुल दूरी क्या है? बहुत मजेदार क्वेश्चन। टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देखिए, 1.5 घंटा का एक ही मास्टर वीडियो बनाया हूँ, पूरा टाइम डिस्टेंस खत्म, उसमें ये टाइप का सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाला हूँ। पहले देखिए कितना दूरी था पता नहीं है, लेकिन 12 घंटा में तय कर सकता था। अब बोल रहा है क्या? चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो उसी दूरी को तय किया 9 घंटा में। दूरी तो सेम है, जब समान दूरी तय किया जाए तो समय के उल्टा चाल एकदम तुरंत निकालिए, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, 9 इधर 12 इधर, काटेंगे 3 3 9 3 चौके 12। रेशियो यहाँ कितना की वृद्धि? 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में, यहाँ 3 से 4 हो गया, 1 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से पूछ रहा है, दूरी बराबर चाल गुना समय। 9 चौक 36 लेके चलिए या 12 36, कोई भी लेके चलिए, गुना करेंगे 36 5 180, यानी गंतव्य स्थान की कुल दूरी 180 किलोमीटर। रेशियो से कितना जल्दी बन गया।
जाएगा। 180 किलोमीटर आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं। 180 किलोमीटर 38 में आपका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 39 तो आपके लिए छोड़ता हूं। त्रिभुज का तीनों कोण आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। तुलना गुना कर दीजिए, सबसे छोटा कोण पूछ रहा, आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1140 देखिए, है तो ये भी आपसे बनने लायक। तीन संख्याओं का अनुपात है 2 3 5 जिसका HCF 35 है। HCF मतलब कॉमन फैक्टर। 2 3 5 के HCF 1 होगा। HCF की तुलना HCF से पूछ रहा है LCM, तो 2 3 5 तो अभाज्य है, तो LCM इसका गुणनफल होगा। 2 3 6 6 5 30, तो 30 गुना 35 करते हैं 0, 35 3 105, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका LCM 1050, और 1050 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1141, एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है पूरे सौदे में। देखिए इसको एवरेज से बनाते हैं। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, इसका आधा 50 हो गया, तो शेष कितना बचा? आधा 50 ही बचा। तो कुल माल के आधे को, कुल 100 मान ले उसमें से आधे को 40% के लाभ पर बेच दिया और शेष आधा को क्रय मूल्य पर बेच दिया। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब 0% हो गया, ना लाभ ना हानि। तो बोला पूरे पर क्या होगा, तो एवरेज से बनाते ऊपर काट देते हैं। आपको एवरेज पढ़ रहे बताए होंगे कि संख्या या मात्रा को ऊपर, परसेंटेज और औसत को नीचे, तो एक एक से कट गया। अब छोटा है औसत बराबर योगफल बटा संख्या, पूरा मतलब औसत ही निकालना है। तो 40 से कहें 40 प्लस 1 0 तो 0 और बटा 2, यानी 40 बटा 2, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा लेन देन में उसका जो लाभ होगा वो होगा 20%। कितना होगा? 20%, और 20% आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 तो बिल्कुल आसान है, आपसे बनने लायक। कह रहा है a प्लस बी का मान पहले ही बता दिया है, कै डिग्री 90 डिग्री, और a और b का रेशियो भी दे दिया है कितना? 2:1। तो ये तो निश्चित है दोनों एंगल निकल जाएगा। 90 की तुलना 2 1 3 से, पहला एंगल निकालना है 2 से 1 से, 30 तिहाई 90, यानी पहला a का मान हो गया 60 डिग्री और b का मान हो गया 30 डिग्री। a और b का मान 60 डिग्री 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है? साइन ए अनुपात साइन बी, तो साइन ए अनुपात साइन बी, तो साइन ए मतलब साइन 60 अनुपात साइन 60 अनुपात साइन 30। अब क्या है? मान रखो, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 30 का 1/2, 2 2 कट गया। हम लोग का यहाँ पे रेशियो हो जाएगा √3:1, √3:1, और √3:1 आपको दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1143, फिर से माध्य वाला। 18 प्रेक्षणों का माध्य 10 है। एक और प्रेक्षण को सम्मिलित किया जाए तो नया माध्य 11, तो 19वां क्या होगा? एकदम एवरेज में। ये सारा चीज अभी मैं जस्ट ही पढ़ाया हूं। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ऐसे, 18 प्रेक्षणों का माध्य है 10, एक परीक्षण और शामिल हुआ तो कुल मिला के 19 हो गया, और 19 परीक्षणों का नया माध्य हो गया 11। तो बोला ये जो 19वां परीक्षण जो नया शामिल किए हैं वो क्या होगा? तो सीधा तरीका है 19 गुने 11 में 18 गुने 10 घटा देंगे। 19 से कहें 19 के 9 बचा 1, 19 से कहें 19 और 1 20 माइनस 180। जब घटाएंगे तो बचेगा कितना? 29, यानी 19वां कितना बच गया? 29, और 29 आपका है ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1144, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, यानी कि रीजनिंग के जैसा। बोल रहा है कि x एंड y ये दोनों जो है सम है, सम संख्या समझते हैं, जो 2 से कट जाए। तो निम्नलिखित में से विषम ज्ञात करें। अब ऑप्शन है पहला ऑप्शन x प्लस y, तो एक बात आप जान लीजिए, x और y दोनों सम है, तो सम प्लस सम सम ही होता है। कोई भी दो को सम को जोड़ लीजिए, सम प्लस सम सम होगा। कोई भी दो को सम संख्या जोड़िए तो ये भी सम नहीं होगा, हम लोग को भी सम चाहिए। x माइनस y, तो ये भी सम होगा। किसी भी सम में से सम को घटा ये सम ही होगा। जैसे 6 में से 4 घटाना है 2, 16 में से 12 घटाना है 4, कोई भी घटा सकते हैं, तो ये भी सम होगा। ऑप्शन नंबर सी आइए, x प्लस y प्लस 1, यही भी सम हो जाएगा, यही होगा भी सम, क्योंकि सम और सम का योग तो सम होगा,
लेकिन किसी भी इस सम में एक जोड़िएगा तो वो बन जाएगा विषम, और यही हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन डी तो सम गुना सम सम ही होगा, यानी हम लोग का विषम करना है तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी चुनना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1145, जरा ध्यान दीजिए। दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों के योग और उसके अंतर। अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 जब दिया हुआ है तो सीधा उसके योग और अंतर, हमें कोण से कोई मतलब नहीं है, योग और अंतर का अनुपात। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 4 + 5, अंतर कितना हो जाएगा, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे 5 में से 4, तो ये हो गया 9:1। और क्या है, इसमें कोण निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो योग और उनके अंतर के अनुपात ज्ञात करें। फिर से दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों के योग और उनके अंतर के अनुपात ज्ञात करें। अब एक्चुअल में तो योग और अंतर का अनुपात यही होना चाहिए हम लोग का, कितना 9:1 ही होना चाहिए, लेकिन देख लीजिए ऑप्शन आपका ए दे दिया है जो कि 1:9 दे दिया है। योग और अंतर कैसे हो जाएगा, 1:9, 1:9 दे दिया है। ये तो अंतर और योग हो गया, अंतर और योग का अनुपात पूछता तो 1:9, जबकि योग और अंतर पूछ रहा है तो हम लोग का रियल आंसर होना चाहिए 9:1। जो भी दिया है देख लीजिए, लेकिन मेन कंसेप्ट है कि योग अनुपात अंतर तो 9:1 होगा, अंतर अनुपात योग तो 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1146, मजेदार। एक वितरण का माध्य 13 और मानक विचलन 7 है, विचलन गुणांक फिर तो वही है। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि यह क्वेश्चन इसी सेट में तीसरा आया है। विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, जो भी आएगा दशमलव में आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1147, क्वेश्चन तो देखने में बड़ा लग रहा है, जरा पढ़ते हैं। नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति, नीलम एन से नीलम, एम से मनीषा, इस 7 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते, एक ही स्थान से। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ती है तो एक दूसरे से 12 किलोमीटर दूर बनाने में कितना समय, एक ही स्थान से भी दौड़ना शुरू किया है, एक ही दिशा में, मतलब यहां से नीलम दौड़ रही है 7 किलोमीटर प्रति घंटा से, और यहीं से आपका नीलम भी दौड़ रही है जो कि कितना से 7 से, और यहीं से मनीषा भी दौड़ रही है जो कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और भी समान डायरेक्शन में। तो बोल रहा है 12 किलोमीटर दूरी बनाने में कितना समय, 12 किलोमीटर। हम सभी जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी 12 किलोमीटर बनाना है, लेकिन जब समान डायरेक्शन में चले तो 4 घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में 4 जुटता है। ये सारा क्लियर किया हूं मैं टाइम डिस्टेंस में। तो यहाँ पे हम लोग का चाल हो जाएगा 2, क्योंकि समान दिशा में जा रहा है, तो नाव है 7 है तो 2 हो जाएगा, तो दूरी बटा चाल 2, यानी कि 6 घंटा हो जाएगा। 6 घंटा में एक दूसरे के बीच की दूरी जो हो जाएगा 12 किलोमीटर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 12, चाल समान दिशा है तो घटेगा, 2 हो गया, काट के हो गया 6 घंटे, और 6 घंटे दर्शा रहे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1148 देख लीजिए। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3 है तो सबसे बड़े कोण का माप 1, 2, 3, पीछे एगो छोड़े थे क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये पहले से हम लोग को जानना होगा त्रिभुज में 1, 2, 3 और 3, 6 योगफल की तुलना योगफल से। सबसे बड़े कोण का माप तो सबसे बड़ा 3 है, 6 × 18, 30 बार में 30 × 90, यानी सबसे बड़े कोण का माप यहाँ आपका आया 90 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1149 देखिए। एलसीएम एचसीएफ, दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः, एचसीएफ आपका 45 है, एलसीएम आपका कितना है 270 है। आप बोल रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, 3 है। एक सबसे छोटी संख्या है तो x स्क्वायर क्या होगा, तो छोटी संख्या यहाँ 2 है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा 2x और 3x मानना पड़ेगा। बोले क्यों सर, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे पीछे भी क्वेश्चन मिला था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। मतलब एलसीएम एचसीएफ का जितना क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिलेगा उसका 70% में यही समान होगा, पहली गुना दूसरी बराबर लसा गुना मासा। तो पहला 2x
गुना 3x बराबर एलसीएम 270 एलसीएम 45 काटते हैं। 2 तिहाई 6, 6 से 6 चौका 24 बचा 3, 6 5 30 45 गुना 45 45 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर 45 दैट मीन्स 45 का स्क्वायर तो x बराबर 45 x का मान 45 हो गया। 45 हो गया तो ये 45 दूनी 90 हो जाएगा और ये 45 दिया 135। यदि पूछता कि बड़ी संख्या क्या होगा तो आंसर 135, छोटी संख्या क्या होगा तो आंसर 90। लेकिन पूछ क्या रहा है एक्स स्क्वायर का मान, सिर्फ एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, नहीं एक्स सबसे छोटी संख्या में, ये तो एक्स अलग मान है, ये वाला एक्स स्क्वायर सबसे छोटी संख्या, ये वाला कैपिटल एक्स है, ठीक ना। तो इसी का स्क्वायर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, और 90 का स्क्वायर होगा 8100, 90 का स्क्वायर होगा 8100। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, 8100 है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए यहाँ हम लोग x मान लिया है तो ये वाला x का स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ये तो x इसका मान निकला, यहाँ से x का मान पुट किया तो छोटी संख्या 90, और ये छोटी संख्या को कैपिटल x माना, मतलब ये x का मान यहाँ 90 आया, x का स्क्वायर पूछ रहा है, 90 का स्क्वायर 8100, 8100 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1150, देखने में तो बहुत लंबा है लेकिन ये पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है। पार्टनरशिप में सबसे पहले तो ये जानेंगे, सबसे पहले हम लोग लाभ का रेशियो निकालते हैं, और लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लेकिन जब कभी भी समय या पूंजी ज्ञात करना हो तो लाभ का रेशियो पहले से भी दिया हुआ रहेगा। तो आइए मैदान क्वेश्चन यहाँ चलते हैं। रामदास एक है, रामदास ने कॉस्मेटिक व्यवसाय में शुरू किया और 90,000 रुपया निवेश कर दिया। अब कह रहा है कुछ महीने बाद श्यामदास, पता नहीं है कितना महीने बाद, लेकिन चलिए हम कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में यानी कंफर्म हो गया कि 1 वर्ष चला है, वर्ष के अंत में लाभ के रेशियो को इन्होंने बांटा, कितना के रेशियो में, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 में बांटा, मतलब ये 4 लिया और उसको श्यामदास को 1 दिया, उन दोनों में विभाजित किया। श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो वर्ष के अंत में बोला है तो ये तो निश्चित है रामदास 12 महीना रहा होगा, 1 वर्ष मतलब 12 महीना होता है, क्लियर। लेकिन ये कितने महीने बाद हुआ पता नहीं है, मान लिया जाए टी महीने बाद, तो 12 माइनस टी, मान लिया जाए कि टी माह बाद हुआ है तो 12 माइनस टी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि 2 माह बाद होता तो 12 में से 2 घटा के 10 माह, जितना दिन व्यापार में आप शामिल है उसी से गुना होता, पूंजी गुना समय। तो यहाँ पे टी महीना बाद तो 12 माइनस टी। लेकिन ये जो हम लोग निकाले पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ, ये भी लाभ का ही रेशियो प्राप्त हो, और लेकिन लाभ का रेशियो पहले से ऊपर दिया तो निश्चित है ये रेशियो आपस में बराबर हो। जब बराबर करेगा तो उलट के गुना, इधर 1 से इधर 1 4 से, इधर 1 से इधर 4 से, इधर 4 से और इधर 1 से, ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर। जैसे देखिए ना x बटा y इतना बराबर 1/4, तो तिरछा गुना होगा उसी प्रकार से। तो यहाँ पर अब काट देते हैं, 30 तिहाई 90, ये तो पूरे खत्म हो गया 3 बार में। अब काटते हैं, काटना क्या है, ये वाला 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 बराबर 12 माइनस टी, टी बराबर 12, ये 9 इधर टी आया तो प्लस, ये 9 उधर जाएगा माइनस, 12 में से 9 जाएगा 3 माह। यानी आप कह सकते हैं कि जो श्यामदास है उस शामिल हुआ 3 माह बाद, क्योंकि टी का मान 3 निकाले, और टी माह बाद यानी 3 माह बाद। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ सकता था कि कितने माह तक व्यापार में रहा, तो यदि तक पूछता तो 9 माह तक। बोलिए कैसे पता चला सर, क्योंकि 1 वर्ष का व्यापार है जिसमें ये पता चल गया कि 3 माह बाद शामिल हुआ, तो रहा होगा 9 माह। तो यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है कितने माह बाद शामिल हुआ, तो हम लोग का आंसर होगा 3 माह, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा कि 50 क्वेश्चन हमने पूरे बारीकी से समाप्त किया है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि 100% आपको समझ में आए, फिर भी स्पीड तो चलना ही होगा। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ भी मैथ नहीं जानते, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करिए तो हो सकता है आपको कम समझ में आए, क्योंकि कुछ तो जानना होगा। जो नहीं जानते हैं आराम से आप प्लेलिस्ट पे जाइए, पूरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क, बेस्ट असाइनमेंट भी फ्री है, सभी बुक का सॉल्यूशन भी चल रहा है, वहां से तैयारी करते रहिए, और साथ ही साथ इसका भी आप सॉल्यूशन करते जाइए, चैप्टर मजबूत हो जाएगा, मजा भी आएगा। 1 बार नहीं 2 बार 3 बार, जितना बार आप सॉल्यूशन करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, और सभी दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ
आप नए विद्यार्थी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो आइकन या तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।